जाने से पहले आद्या सभी के आगे जय के गले लग गई, जो सभी के लिए अनबिलीवेबल था। ऊपर से दूसरा झटका जब लगा सबको, जब जय भी आद्या को काशकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर प्यार से किस करके आद्या से अलग हुआ। जय आद्या को अपना ध्यान रखने का बोलकर, बाकी सभी को आद्या का ध्यान रखने का बोलकर जय निश्चित होकर लंदन के लिए निकल गया। जय को आए हुए यहाँ पूरा एक दिन बीत चुका था, पर अभी उस इंसान तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिला जिसके लिए वो इंडिया से यहाँ तक आया है। मृत्युंजय रोहित के साथ बैठा था। रोहित उसका बहुत अच्छा दोस्त और उसका मैनेजर भी था। रोहित बेशक उसका दोस्त था, पर मृत्युंजय बातें उससे भी काम से करता था। दोस्तों जैसा हंसी मजाक उनके बीच कम ही होता था। अभी मृत्युंजय और रोहित ने अपने सारे सूत्रों को लगा दिया था उस इंसान का पता लगाने के पीछे। मृत्युंजय के जाते ही आद्या थोड़ी सी सेड सी हो गई थी, पर वो कनक और शिवाय और मुरीता और पुलकित के साथ खुद को बिजी रखती थी। पर वो मृत्युंजय के बिना खुद को अकेला फील करती थी। खैर, सबकी मौजूदगी उसका ध्यान बट जाता और उसके दिन निकल जाता। उसके दिन निकल रहे थे। दूसरी तरफ लंदन में मृत्युंजय और रोहित दोनों बैठे थे कि किसी का उनको फोन आया, जिसको सुनकर मृत्युंजय चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, हम दोनों अभी पहुंचते हैं, तुम लोग नजर रखो। रोहित और मृत्युंजय लंदन की साफ सुथरी और चौड़ी चौड़ी गलियों से होते हुए एक घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। रोहित ने डोर बेल बजाई। मृत्युंजय गेट से थोड़ा पीछे खड़ा हो गया ताकि वो अचानक से न दिखे नहीं। रोहित के गेट खोलते ही एक हट्टा कट्टा नौजवान उस घर में से निकला, जो शकल से और रंग रूप से दिखने में कोई इंडियन लग रहा था। रोहित को अपने दरवाजे ले खड़ा देखकर वो नौजवान गुस्से से देखते हुए बोला, हे यू कौन हो और गेट क्यों खुलवाया? उस नौजवान का इतना कहना ही था कि मृत्युंजय सामने आ गया और मृत्युंजय को अपने सामने देखते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे डर के भाव आ गए, फिर भी वो अपने डर को संयमित करते हुए बोला, जय भैया आप। मृत्युंजय ने उसकी बात का कोई जवाब न देकर सीधा बोला, अंदर बैठकर बातें करें। और इतना बोलकर मृत्युंजय बिना उसकी हाँ या ना का इंतजार किए सीधा घर के अंदर घुस गया। रोहित के साथ वो नौजवान भी घर के अंदर आ गया, जिसके घर में मृत्युंजय इतने आराम से घुसा था। सब लोग अंदर आ चुके थे। मृत्युंजय आराम से सोफे पे जाकर बैठ गया और सामने वाले इंसान को देखकर बोला, आओ जॉय आओ, आराम से बैठकर बातें करें। आफ्टर ऑल इतने टाइम बाद मिल रहे हो। मृत्युंजय ने ये सब चेहरे पे बिना किसी भाव के कहे। वो लड़का जॉय डरते हुए बैठ गया। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ है, और दूसरा उसके डरने की वजह थी मृत्युंजय के सख्त एक्सप्रेशन और ठंडा बिहेव। मृत्युंजय बिना किसी फॉर्मेलिटी के बोला, सो जाए, मैं आया तक आया हूँ तो जरूर बहुत जरूरी काम होगा, तभी तुम्हारे आगे हूँ। उसकी बात पे जाए गर्दन हिलाकर बोला, जी भाई, ओके फिर ठीक है, मुद्दे की बात करता हूँ। मृत्युंजय अपनी कड़क और रोविली आवाज में बोला, तो जॉय मेरे भाई मयंक की डेथ की पूरी कहानी फिर से बताओगे, वो भी पूरी? मयंक की डेथ वाली कहानी का टॉपिक आते ही जय के हाथ पांव फूलने लगे। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें उभर आई थी, आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। पूरे शरीर में हल्का हल्का कंपन होने लगा था। मृत्युंजय ने दोबारा अपनी बात दोहराई, तब जाकर जॉय अपनी चेतना में लौटा। हाँ तो बताओ जॉय, क्या हुआ था उस दिन और उससे पहले क्या हुआ था तुम्हारी कॉलेज में? आज मैं सारी बात फिर से जानने आया हूँ। क्योंकि मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है और उसको सजा दिलवाने में तुम मेरी हेल्प करोगे, इसलिए तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई वापस सुनने आया हूँ। ताकि कल जब तुमको कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कहीं पलट ना जाओ। मृत्युंजय अपना एक एक वर्ड बहुत ज्यादा आकर्षक तरीके से बोल रहा था। उसके चेहरे पे साफ देखा जा सकता था कि वो कितने गुस्से में ये सब बोल रहा है। जय मृत्युंजय के चेहरे को देखकर डरने लगा। उसके मुंह से कुछ बोल ही नहीं निकल रहे थे।
मृत्युंजय काफी देर तक इंतजार करता रहा उसके बोलने का, पर जॉय तो डर के मारे थर थर कांपने लगा था। उसको एहसास हो गया था कि उसका झूठ अब खुलने वाला है। जय ने उसके काफी देर तक बोलने का इंतजार किया। जब जॉय ने कोई जवाब न दिया तो मृत्युंजय जोर से चिल्लाकर बोला, टेल मी अगेन होल स्टोरी एंड नाउ टेल मी ट्रूथ। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। मृत्युंजय के मुंह से सच वाली बात सुनकर जॉय बहुत घबरा गया। वो वहां से भागने की सोचने लगा। वो इधर उधर देखने लगा। उसके फेस एक्सप्रेशन से मृत्युंजय उसका सच जान चुका था। अब मृत्युंजय के सब्र की सीमा जवाब से चुकी थी। उसको जॉय के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। गुस्से के मारे उसके चेहरे का रंग नीला पड़ गया था, आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। माथे की रेखाएं उभर के बाहर से दिख रही थी। रोहित भी मृत्युंजय को इस तरह देख से डरने लगा। मृत्युंजय जॉय के बिल्कुल नजदीक जाकर जोर से उसके गाल पे थप्पड़ मारकर बोला, अब याद आ गया हो तो बोलो सच क्या है, क्योंकि तुम्हारे झूठ से तो मैं पहले ही आगाज हो गया, पर अब सच जानकर वो करने आया हूँ जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। जॉय मृत्युंजय को जवाब देने की हालत में नहीं था। मृत्युंजय ने एक बार फिर से उसको जोरका का थप्पड़ मारा। इस बार जॉय मृत्युंजय के थप्पड़ का वार सहन ना कर सका और वो मुंह के बल जमीन में मृत्युंजय के पैरों में जाकर गिर गया। मृत्युंजय ने उसको गर्दन पकड़कर उठाया और उसके चेहरे पे लगातार मारते हुए उसे सोफे पे ले जाकर पटक दिया और खुद उसके मुंह के पास बैठकर बोला, अब बता सच या और सेवा चाहिए। मृत्युंजय की बात सुनकर जॉय हाथ जोड़कर बोला, बताता हूँ बताता हूँ। जॉय हाथ जोड़कर मृत्युंजय के सामने खड़ा होकर बोला, सॉरी भैया, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको झूठ बोला, मैंने आपको सच नहीं बताया, बल्कि वो बताया जो सच था ही नहीं, बल्कि सच तो कुछ और ही था। उसके मुंह से निकलते वर्ड मृत्युंजय को अंदर ही अंदर एक ग्लानि की ओर भेज रहे थे। जॉय बोलने लगा, भैया सच ये है कि मयंक उस लड़की आद्या को प्यार नहीं करता था, बल्कि उसको बस एक रात के लिए अपने बिस्तर तक लाना चाहता था। और आद्या बहुत ही सभ्य और संस्कारी लड़की थी। मयंक उसको आते जाते बहुत परेशान करता था। कई बार तो सबके सामने उसके हाथ को पकड़ लेता और कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। एक बार तो आद्या अकेली क्लास में थी, वो पढ़ रही थी और अकेली का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे मयंक से बचकर निकली थी। उस घटना के बाद आद्या ने कॉलेज आना बंद कर दिया। कई दिनों बाद आद्या फिर से आई और उस दिन वो लड़की अपनी क्लास लेकर वापस बाजार आए और अपनी दोस्त के साथ कॉलेज के कैंपस से बाहर निकल रही थी। तभी मयंक ने जाती हुई आद्या का दुपट्टा खींच लिया और उसका दुपट्टा हाथ में लेकर हवा में उछाल दिया और आद्या का हाथ पकड़कर सबके सामने उसकी इंसल्ट करने लगा। जबरदस्ती उसको सबके सामने किस करने की कोशिश करने लगा। तब आद्या ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाकर मयंक को थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से मयंक तिलमिला उठा, इसलिए उसने आद्या से बदला लेने की सोची और हम सब मिलकर बार में बियर पीने चले गए थे। पर मयंक ने गुस्से में बहुत ज्यादा पी ली थी और वो पीते पीते बोला, उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना, तो अब उसकी खूबसूरती ही उसके साथ नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा मैडम को। मैं उसके चेहरे पे तेजाब फेंककर उसकी खूबसूरती ही बर्बाद कर दूंगा, तब होगा मेरा बदला पूरा। उस दिन मयंक आद्या के चेहरे को बिगड़ने के लिए तेजाब फेंकने का प्लान बना चुका था। पीते पीते वो ये सब बोल रहा था और फिर एक बियर की बोतल में लेके छत पे जाने लगा। उसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। जॉय बोलता जा रहा था, फिर वापस से बोला। मयंक फुल नशे में छत पे चला गया कर हम सब उसके पीछे ही थे। वो अपने नशे में धूत रेलिंग के पास चला गया। वो वहां खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला बोल रहा था कि उस आद्या को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगी। और इसी बात को बार बार दोहरा रहा था।
उसने नशे में रेलिंग के ऊपर एक पैर रख दिया। वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था, वो बार बार हिल रहा था। हम सब उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाने वाले थे कि तभी मयंक का बैलेंस बिगड़ गया और वो हम सब की पकड़ में आता उससे पहले ही मयंक अपना बैलेंस नहीं कर पाया और वो रेलिंग से फिसल गया और वो छत से सीधा नीचे आकर गिर गया। जय के खुलासे के बाद मृत्युंजय को जैसे धक्का सा लगा। वो सच सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो गया था। उसके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला। वो काफी देर चुप रहा। दूसरी तरफ मृत्युंजय के शांत खड़े रहने के काफी देर बाद रोहित ने धीरे से कहा, जय मेरे ख्याल से अब इसको लेके चलना चाहिए हमें। मृत्युंजय जो बिल्कुल शांत हो गया था रोहित के काफी देर तक इंतजार करने के बाद बोला, हम। जय के मुंह से अब कुछ वर्ड नहीं निकले। वो पूरी तरह शांत हो चुका था पर रोहित ने उसकी कंडीशन समझी और उसके कुछ भी बोलने ने पहले उसने किसी को फोन किया और बोला हम लोगों के जाने का इंतजाम हो गया हो तो हम लोग आ रहे हैं। सामने से आवाज आई, जी सर सब हो चुका है आप लोग आइए। दूसरी तरफ आद्या के साथ सभी लोग उसके साथ थे। वो रह तो रही थी पर उसको जय की बहुत याद आ रही थी। वो बेहद परेशान भी थी अंदर ही अंदर। आज आधा को थोड़ी सी बेचैनी फील हो रही थी पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो शिवाय के साथ लोन में थी, बाकी सब अंदर थे इसलिए वो अकेले में उसके साथ बैठी थी। वो थोड़ी बेचैन थी और यही बात वो शिवाय के पास आकर बोल रही थी, शिवाय भैया मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो पर समझ में नहीं आ रहा क्या। वो यही सब जय के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई घर के अंदर एंटर हुई। पुलिस के सायरन से आद्य और शिवाय दोनों हो इस ओर आश्चर्य से देखने लगे। भाभी ये पुलिस क्यों आई है, सब ठीक है ना? शिवाय ने परेशानी के भाव के साथ आद्या को देखते हुए कहा जो उसे हो देख रही थी। आद्या और जय कुछ समझते उससे पहले ही पुलिस वाले लॉन में बैठी आद्या के पास आकर बोले, आप मिस आद्या हो? आधा ने थोड़ा डरते हुए कहा, जी हाँ मैं ही हूँ, पर हुआ क्या है? आधा के हाँ बोलते ही पुलिस वाले बोले, आपके ऊपर किसी से जान से मारने का आरोप है तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट लाए हैं। अरेस्ट वारंट का नाम सुनते ही शिवाय और आधा दोनों ही डर और चिंता से घबराकर बोले, पर किसको मारने का आरोप है और किसने लगाया इनके ऊपर इल्जाम? शिवाय और आद्या के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना बोले, सारी बातें पुलिस स्टेशन में होगी, अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। पुलिस वालों ने आद्या और शिवाय को कुछ भी जवाब दिए बिना आद्या को अपने साथ ले गए। शिवाय चिल्लाने लगा, तभी सब लोग बाहर आए। कनक, पुलकित और मुरीता सभी लोग बाहर आए और शिवाय से पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। तो शिवाय ने घबराते हुए कहा, भाभी को पुलिस पकड़ के ले गई है किसी को जाने से मारने के जुर्म में। शिवाय का इतना कहना था कि सभी एक साथ चिल्लाकर बोले, क्या बोल रहा है तू? ओ नो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब भाई को क्या कहेंगे और भाई तो हम सबको छोड़ेंगे नहीं, सभी डरते हुए कहा। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। मुदीता थोड़ा परेशान होकर शांति से बोली, लिसन गाइज, हमको जल्दी से जल्दी डैड और दादू और बाकी सबको बताना होगा, और भाई को बताने की जिसमें हिम्मत हो वो बता दे। आद्या ने चिंता करते हुए कहा। मुरीता की बात पर सभी लोग बोले, भाई को तो हम नहीं बता सकते पर घर फोन करते हैं। ऐसा कह के शिवाय ने अपने डैड को फोन लगाया और घबराते हुए कहा, डैड प्रॉब्लम हो गई, भाभी को पुलिस पकड़ कर ले गई, और इसके बाद सारी बात बता दी। मृत्युंजय के डैड बोले, क्या ये सब कैसे? फिर रुककर बोले, तुम लोग चिंता मत करो और घर पहुंचो, मैं और तेरे चाचू तुम्हारे दादू के साथ जाते हैं पुलिस स्टेशन पर, उससे पहले सभी घर आओ, वहां बात करके ही हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। ऐसा कह के उन्होंने फोन रख दिया। सब लोग घर आ चुके थे। दादी और मीरा जी दोनों ही बहुत परेशान हो गई थी। सच सुनकर वही जय के डैड भी वहां आ गए। वो आते ही बोले, हाँ बच्चों, क्या हुआ था अब बताओ, क्यों किया है आद्या बेटा को अरेस्ट और किसने की उसके खिलाफ कंप्लेन?
उदय सिंह जी ने आते ही पूछा, साथ में आलोक जी भी चिंता से बोले, हाँ बच्चों, किसकी इतनी मजाल कि वो राठौड़ परिवार की बड़ी बहू को पुलिस के हवाले करें। मेरी इतनी हिम्मत है, मैंने कराया है आपको लाडली बहू को पुलिस के हवाले। एक दमदार आवाज पीछे से आई तो पीछे खड़े इंसान को देख सबके चेहरे पे आश्चर्य के भाव उभर आए थे। एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस। दूसरी तरफ आद्या को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वो डरते हुए बोली, सर आखिर किसने कराई है मेरी कंप्लेन और बिना बताया आप लोग मुझे आप ले आए हो। आप लोगों ने मेरे पति से बात की, आप लोग अच्छे से जानते हो ना कि मैं किसकी वाइफ हूँ। और जिस भी इंसान ने ये झूठा मर्डर केस मेरे ऊपर लगाया है उसको मेरे पति जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मुझे यहाँ तक लाने की आप सबको क्या सजा मिल सकती है, आप सबको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। आद्या ने अपनी कड़क आवाज में गुस्से से कहा। पाउटिंग। आद्या की धमकी सुनकर एक लेडी कांस्टेबल उसके पास आई और गुस्से से उसके बाल पीछे से पकड़कर उसके गाल पे जोर का थप्पड़ मारकर बोली, साली एक तो इतना बड़ा कांड करके बैठी है, ऊपर से भोली और बन रही है, और तू क्या मिस्टर राठौर का नाम लेके धमकी दे रही है। कानून किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तेरे जैसी बहुत आई है और बहुतों की अकड़ निकाली है मैंने। इतना कह के उस लेडी कांस्टेबल ने गुस्से और आद्या को कई थप्पड़ जोर से मार दिए, जिससे आद्या की चीख निकल गई। उसकी आंखें दर्द से बरसने लगी। उसके गोरे गालों पे थप्पड़ के निशान साफ साफ उभार आए थे। आद्या रोते हुए बोली, आपको बहुत महंगा पड़ेगा ये थप्पड़, याद रखना। और मेरी कितनी गलती है कितनी नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। बस एक बार मेरे पति आ जाए, और मैं जानती हूँ मेरे देवर जल्दी ही मेरे पति को बता देंगे, वो जल्दी ही मुझे लेने आ जाएंगे। तब आप सोचो आपकी क्या हालत होगी। आप अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। आद्या की बात सुनकर उस लेडीज कांस्टेबल को बहुत जोर का गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाकर बोली, पांडे जल्दी से मेरी छड़ी तो ला, जरा साली को उसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। एक हवलदार भागकर एक बेत लेके आया और उस पुलिस वाली को दे दिया। लेडी पुलिस लॉकअप के अंदर गई और जोर से आद्या के बाल खींचकर फिर से उसके गालों पे थप्पड़ मरने लगी और बोलने लगी, साली अपने आप को बहुत महान समझ रही है, तेरे कांड के बाद कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। तुझे छुड़ाना तो दूर की बात, और तेरे जैसी लड़की एक हाथ में पति दूसरे हाथ में लेके चलती हैं, फिर भी उनको पुलिस नहीं छोड़ती, क्योंकि कानून सिर्फ और सिर्फ सबूत देखता है, और वो हमारे पास है। तो अब देखती हूँ तू कैसे बचेगी। इतना कह के वो पुलिस वाली आद्या को हाथ में पकड़ी हुई बेत से मरने लगी। वो लगातार आद्या की पीठ और कमर पे मारे जा रही थी। आद्या दर्द के मारे चीखने लगी। उसकी चीखें सारे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगीं। आद्या नाजुक सी कली पुलिस के 3rd डिग्री ट्रीटमेंट को झेल ना सकी और वो वही दर्द से बेहोश हो गईं। आद्या को बेहोश देखकर एक पुलिस वाला भाग कर आया और घबरा कर बोला, अरे बस सरिता जी, ये क्या किया आपने। ये बेशक हमारी गिरफ्त में और इसके खिलाफ कंप्लेन करने वाला कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी मत भूलो अभी हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, और फिर आपने तो इसको मार मार कर बेहोश ही कर दिया। अरे तावड़े क्या रे, खाली फोकट डरने का नहीं, ये साली बस मार से डरने के लिए ये ड्रामा कर रही है। तू नहीं जानता, तू अभी नया नया है। ये आज कल की छोकरियां ऐसी ही होती है, ड्रामा करना शुरू से ही सीख जाती हैं। ये इनका रोज का काम है, आज इसके बिस्तर पे कल उसके बिस्तर पे। तूने देखा नहीं कितने अकड़ से बोल रही थी मेरे देवर अभी आप सबको आपकी असली जगह बताने वाले को लेके आने वाला है। साली बोल तो ऐसे रही थी जैसे पति के साथ साथ देवर भी इसके इशारे पे नाचता हो। तू टेंशन मत कर, कुछ नहीं होगा, मैंने मेरा काम किया। ऐसा कह के वो पुलिस वाली अपनी चेयर पे पैर रखकर आराम से बैठ गई। आद्या बेहोश हो चुकी थी, उसके नाजुक से बदन पे जगह जगह पे लाल निशान उभार आए थे। वो बेहोशी में भी कांप रही थी। आज का पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में देखना न भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें।